नमस्कार, मैं रवीश कुमार। संविधान बदलने की बात अब तक चलती फिरती आशंकाओं की तरह देखी जाती थी, अफवाहें मानकर खारिज कर दी जाती थीं। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बिबेक देबरॉय 15 अगस्त के दिन लंबा लंबा लेख लिखकर विस्तार से बताने लग जाएं कि 2047 के लिए एक नए संविधान की जरूरत है, तो सतर्क हो जाना चाहिए। बिबेक देबरॉय ने अपने लेख में उन आशंकाओं और अफवाहों को सही साबित कर दिया है कि कहीं से ये सोच निकल कर तो आ रही है। प्रधानमंत्री के आसपास के लोग संविधान बदलने की बात का हौसला अब दिखाने लगे हैं। यही अपने आप में औपचारिक संकेत है कि कुछ हो रहा है। मिंट अखबार में बिबेक देबरॉय का यह लेख छपा है। मुमकिन है सरकार इसे किसी व्यक्ति की निजी राय बताकर खारिज कर दे, लेकिन यह सामान्य लेख नहीं है, पूरे यकीन के साथ लिखा गया है। यह वो मामला ही नहीं कि खारिज कर देने से बात खत्म हो जाएगी। बिबेक देबरॉय लिखते हैं कि हर किसी को पसंद है कि बदलाव तेज गति से हो, ऊंचा हो और मजबूत हो। हमें 1950 में जो संविधान मिला था वो तो अब हमारे पास है भी नहीं। कई बार संशोधन हो चुके हैं और हमेशा अच्छे के लिए नहीं हुआ है। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बेसिक ढांचा नहीं बदला जा सकता। ये इन्हें ठीक नहीं लग रहा है। राज्यसभा में पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का इस संदर्भ में बयान याद कीजिए। तब लगा कि उनका बयान है, मगर ये तो कहीं और से आता नजर आ रहा है। अब तो ये संविधान को भी औपनिवेशिक विरासत बता रहे हैं, जिसे आजाद भारत के लोगों ने बनाया है। कह रहे हैं कि संविधान ज्यादातर ब्रिटिश हुकूमत के बनाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित है। अब कुछ संशोधनों से काम नहीं चलेगा, नया संविधान बनाना होगा, नई प्रस्तावना लिखनी होगी। यह सवाल पूछना होगा कि धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, न्याय, स्वतंत्रता और समानता का अब क्या मतलब है। तो क्या अब लोकतंत्र और समानता का मतलब बदल गया है दुनिया में और बिबेक देबरॉय की राजनीतिक दुनिया में? ऐसा क्या हो गया है कि समानता और लोकतंत्र को उन्हें नए सिरे से समझने की जरूरत महसूस हो रही है? ऐसा क्या हो गया है कि वे नागरिकता की नई परिभाषा चाहते हैं? उनके दिमाग में क्या है ये नहीं बताते। ऐसा उन्होंने पिछले साल एक लेख में कहा था, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। कहीं वो परिभाषा उस नागरिकता कानून की तरह संकुचित तो नहीं होगी जिसे पास करने के बाद आज भी लागू नहीं किया जा सका है। उस समय भी नागरिकता को लेकर खूब बहस हुई थी, मगर यही सरकार कानून लागू नहीं कर सकी, नियम लागू नहीं कर सकी। तो अब बिबेक देबरॉय को नागरिकता को लेकर क्या नया समझना है? यह सवाल पूछने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? क्या लोकतंत्र का मतलब इन्हें नहीं पता या कोई नया मतलब लाना चाहते हैं? बिबेक देबरॉय का यह लेख खतरनाक इरादों से भरा लगता है। 2024 के आते आते मोदी सरकार की वापसी का दावा और संविधान बदलने का हौसला, आप इन दोनों बातों को ध्यान से देखिए, मिलाकर देखिए। आजाद भारत के लोगों द्वारा बनाया गया संविधान अब औपनिवेशिक विरासत कहा जा रहा है। देखते देखते वो बात अब मेज पर लाकर सामने रख दी गई है जिसके बारे में अभी तक पीछे के दरवाजे से चर्चा हुआ करती थी। संविधान बदलने की बात को इससे बड़ी औपचारिक मुहर क्या हो सकती है कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के मुखिया इस पर लिख रहे हैं, पुरजोर वकालत कर रहे हैं और मिंट अखबार छाप रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि संविधान बदलना आरएसएस का हमेशा से एजेंडा रहा है, भारत को सतर्क हो जाना चाहिए। यह उस संविधान सभा में चली बहसों का संकलन है जिसे बिबेक देबरॉय औपनिवेशिक विरासत कहते हैं। आप खुद देखिए कि छोटी छपाई के बाद भी इसके 8 मोटे मोटे खंड हैं। इन 8 खंडों के हजारों पन्ने हैं। संविधान सभा का गठन या उसके भीतर की बहस छिप छिपाकर नहीं की गई थी। 9 दिसंबर 1946 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक हुई। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और डॉक्टर BR अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष। इसके अन्य अध्यक्षों में नेहरू, पटेल, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर,
बी पट्टाभी सीतारामैया, के.एम. मुंशी, जी.वी. मावलंकर, जे.बी. कृपलानी, एच.सी. मुखर्जी, गोपीनाथ बारदोलोई और ए.वी. ठक्कर शामिल थे। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। इन खंडों में हजारों पन्ने हैं और उन पन्नों पर एक एक शब्द है जो तब भी और अब भी जनता के लिए उपलब्ध है। इसके बनाने की पारदर्शिता बेजोड़ है। संविधान के पहले मसौदे को छापकर आम जन के बीच पहुंचाया गया ताकि इस पर लोगों की प्रतिक्रिया, सुझाव और आलोचना समिति तक पहुंच सके। इस पर मिलने वाले सुझावों को लेकर 4 बार बैठकें हुई और मसौदे में बदलाव कर फिर से छापा गया। 2 साल 11 महीने और 17 दिन की बहस के बाद भारत की संविधान सभा ने संविधान तैयार किया। इसके 11 सत्र हुए जो कुल 165 दिन बैठे। 300 से अधिक सदस्य इसमें शामिल थे। 17 समितियां बनाई गईं जिन्होंने अलग अलग मुद्दों पर काम किया। बहस चली तो 7,635 संशोधनों के प्रस्ताव रखे गए। 2,473 संशोधन स्वीकार किए गए। इस तरह से भारत का यह महान संविधान पास हुआ। इतने लोकतांत्रिक तरीके से एक एक बात पर विचार विमर्श के बाद संविधान बनाया गया। और अब नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन को यह समझना है कि लोकतंत्र, समानता, नागरिकता का मतलब क्या है और यह संविधान औपनिवेशिक विरासत नजर आ रहा है। जनाब ये समझा रहे हैं कि 105 संशोधन हो जाने से संविधान मूल रूप में नहीं रहा। क्या वे मानते हैं कि भारत की जनता ने अब हमेशा हमेशा के लिए सोचना समझना बंद कर दिया है? आप यह भी देखिए कि संसद की नई इमारत का उद्घाटन हो रहा था तो पुरानी इमारत को गुलामी का प्रतीक कहा जाने लगा। विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया तो इंडिया को गुलामी का प्रतीक बताने लग गए। भारतीय दंड संहिता बदलने के समय गुलामी का प्रतीक कहा जा रहा है और अब संविधान को ही कहा जा रहा है कि यह गुलामी की विरासत है। जिस संविधान का एक एक पन्ना, एक एक शब्द आजादी का प्रतीक है, उसे ये गुलामी की विरासत बता रहे हैं। आजादी का इतिहास बदलने की बात करते करते आजादी से जुड़ी हर चीज पर किस तरह से हमला हो रहा है आप देखिए। कोशिशें लगती हैं कि आप आजादी को गुलामी कहने लग जाएं और ये जो कहना चाहते हैं उसे आजादी मान लें और संविधान बदल दें। वकील गौतम भाटिया की एक किताब आई है अनसील्ड कवर्स, हार्पर कॉलिंस से छपी है हाल ही में। पिछले 10 साल के दौरान अदालत के फैसलों का विश्लेषण किया है देखने के लिए कि कितना कुछ बचा है, कितना कुछ मिट चुका है। उनकी राय विवेक देबरॉय के लेख पर। विवेक देबरॉय जी ने कहा है कि संविधान को, एक नए संविधान को लिखना जरूरी है क्योंकि हमारा संविधान जो है वो एक कॉलोनियल लेगेसी है। तो इस विषय में ये बात जानना जरूरी है कि संविधान के कुछ भाग ऐसे हैं जैसे कि मौलिक अधिकार, फेडरलिज्म, जो ना केवल कॉलोनियल लेगेसी नहीं है बल्कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो आज़ादी की लड़ाई थी उसके महत्वपूर्ण भाग हैं। और पिछले 10 साल में संविधान के जो ये भाग हैं उन्हें मिटाया जा रहा है। जैसे यूएपीए में लोगों को बेल नहीं मिलती, वो कई साल जेल में रहते हैं ट्रायल के बगैर। ये इस मामले पे बात करना ज़रूरी है। और ये बात भी है कि संविधान के जो भाग हैं जो है कॉलोनियल लेगेसी, जैसे कि डिटेंशन, गवर्नर का रूल, इन भागों को काफ़ी और मजबूत बनाया जा रहा है। तो ये बात जानना फिर जरूरी है। संविधान बदलने की पुरजोर वकालत प्रधानमंत्री के करीबी व्यक्ति ने की है। क्या प्रधानमंत्री इस व्यक्ति को बर्खास्त करेंगे? उनकी व्यवस्था का एक आदमी अखबार में लिख रहा है कि 2047 के लिए नया संविधान चाहिए। वो भी 15 अगस्त के दिन छप रहा है कि संविधान बदलने का वक्त आ गया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार देश के संविधान को, देश के सबसे सेक्रेड डॉक्यूमेंट को पर प्रहार करती है, उसको कमजोर करने की अनवरत कोशिश करती रहती है। मोदी सरकार भी यही काम करती है और इसीलिए इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है क्योंकि इन्हीं के बूते पर तो संविधान जीवित रखा जाता है। लेकिन 77वें स्वाधीनता दिवस पर सरकार के जो आसपास के करीबी लोग हैं वो अब पूरे खुले तौर पर यह कह रहे हैं कि संविधान को बदलने का वक्त आ गया है। आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं और इसके पीछे कौन सी सोच है, ये बात करना जरूरी है। ये संविधान क्या है? ये संविधान हमारे फाउंडिंग फादर्स ने भारत की नींव रखने के लिए बनाया था और इसी संविधान में
हमारी विविधताएं, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो जाति हो, चाहे वो भाषा हो, वेशभूषा हो, हर तरह की चीजें, उसको संजोने का काम करता है ये संविधान। ये संविधान ही है जो हिंदुस्तान के सबसे गरीब और सबसे अमीर आदमी को एक वोट देता है। ये संविधान ही है जो कानून के सामने सबको एक लाइन में खड़ा करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस धर्म से हो, किस जाति से हो, किस संप्रदाय से हो, कितने अमीर हो, कितने गरीब हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो संविधान इक्वालिटी की बात करता है। यह संविधान है जो हमें स्वतंत्रता देता है, विचारों की, अभिव्यक्ति की, हर तरह की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता जीने की, जो लिबर्टी की बात आती है। यह संविधान है जिसने इस देश को एक तार में पिरोकर रखा हुआ है। अलग अलग भाषा बोलने वाला यह देश, अलग अलग खान पान वाला यह देश, अलग अलग मान्यताओं वाला यह देश एकजुट है तो संविधान की वजह से है। आखिर क्या जरूरत पड़ गई भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह कहने की कि संविधान बदल देना चाहिए? जिस संविधान की शपथ लेकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, जिसके अंतर्गत लोकतांत्रिक प्रणाली के चलते उनकी सरकार चल रही है, आज उस संविधान को बदलने की कौन सी जरूरत आन पड़ी है? वो जरूरत इसलिए आन पड़ी है क्योंकि आप इस देश को एक रंग में रंग देना चाहते हैं। आप बहुरंगी इस देश को, आप विविधताओं से भरे इस देश को एक रंग, एक विचार, एक भाषा, एक भूषा, एक तरह की मानसिकता थोप देना चाहते हैं। लेकिन यह देश है, यह जीती जागती संस्कृति है और यह ऐसा करने से बदलेगी नहीं। और संविधान पर कोई प्रहार होगा तो हर भारतवासी उठ खड़ा होगा, और इसलिए उठ खड़ा होगा, इसलिए लड़ाई करेगा क्योंकि उसको उसके वजूद की गारंटी सरकारें नहीं देती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं देती हैं, नेता नहीं देते हैं। उसको गारंटी संविधान देता है। संविधान में निहित है कि आप सब एक बराबर हैं। संविधान सरकारों के लिए प्रेरणा का काम करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है? हमें उस लक्ष्य की ओर जाना है। तो संविधान बदलने की बात करने वालों के मन में खोट है, क्योंकि वह संविधान को बदलकर एक तरह की बात करना चाहते हैं, थोपना चाहते हैं मान्यताएं, थोपना चाहते हैं अपनी विचारधारा। यह देश सब कुछ सहेगा, संविधान को बदलना कभी नहीं सहेगा। केंद्र सरकार ने लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए हैं और आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, बदलने का प्रस्ताव रखा है। भारतीय दंड संहिता के प्रावधान देश की तमाम अदालतों में परीक्षणों से गुजरते रहे हैं। अब ये घिसकर, रचकर, रमकर भारतीय हो चुके हैं। सीआरपीसी तो 1973 की है, वो कब से औपनिवेशिक हो गई। विवेक देबरॉय इससे उत्साहित हो गए हैं, इसका भी हवाला लेकर नए संविधान की बात करने लग गए हैं। मौजूदा संविधान को औपनिवेशिक विरासत बता रहे हैं। भारत के संविधान में कई देशों के विधान, संविधान का प्रभाव है, लिया भी गया है, लेकिन क्या इसी से वो औपनिवेशिक विरासत कहा जाएगा और इस आधार पर उसके बदलने की बात कही जाएगी? संविधान में संशोधन उसे समय के अनुकूल बनाने के लिए किए जाते हैं, किए जाते रहेंगे, मगर विवेक देबरॉय के अनुसार इतने संशोधन हो गए हैं कि अब इसे बदलने का ही वक्त आ गया है। इरादा क्या है? क्या वही इरादा है जो कपिल सिब्बल इन संशोधनों के पीछे देख रहे थे और पूछ रहे थे? कि जो ये बात करते हैं ना कि हम कॉलोनियल माइंडसेट, कॉलोनियल ईरा जो कानून है उनको खत्म करना चाहते हैं, तो मेरा मानना ये है, जब मैं आपको ये बातें बताऊंगा, कि इनकी सोच ये है कि कानून द्वारा इस देश में डिक्टेटरशिप लाई जाए, ऐसे कानून बनाए जाएं जिसमें जज के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, किसी अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, किसी बैंक के अधिकारी जिसको हम पब्लिक सर्वेंट कहते हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, सीएजी और कोई भी अधिकारी जो सरकार में काम करता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है।
मैजिस्ट्रेट के खिलाफ भी हो सकती है, हाई कोर्ट जज के खिलाफ भी हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ भी हो सकती है। और मैं आज आग्रह करना चाहता हूं न्यायाधीशों को कि आप चौकन्ने रहिए। ऐसा कानून अगर पारित हो गया तो इस देश का भविष्य खतरे में हो जाएगा। विवेक देबरॉय ने कहा है कि भारत के संविधान में संशोधन हुए हैं और सारे बेहतरी के लिए नहीं हुए। 1973 में जोड़ दिया गया कि संसद बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं कर सकती, और वे लिखते हैं, जो मैं पढ़ रहा हूं हिंदी में, कि मेरे लिए संविधान आधार स्तंभ है, उसके बाद ही बाकी चीजें आती हैं। 1950 में जो हमें मिला था वो तो अब हमारे पास नहीं है, इसमें संशोधन हो चुके हैं, हमेशा बेहतरी के लिए नहीं हुए हैं। 1973 से हमें बताया जा रहा है कि हमारे लोकतंत्र की इच्छा चाहे कुछ भी हो, संसद के जरिए बेसिक ढांचा नहीं बदला जा सकता है। जहां तक मैं समझता हूं, विवेक देबरॉय लिख रहे हैं, जहां तक मैं समझता हूं कि 1973 का फैसला मौजूदा संविधान में लागू होता है, नए संविधान में लागू नहीं होगा। तो इनका इरादा साफ है, ये बेसिक स्ट्रक्चर को बदलना चाहते हैं, जिसे बदलने से सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। विवेक देबरॉय कहते हैं कि कोर्ट का यह आदेश मौजूदा संविधान पर लागू होता है, जो नया बनेगा उस पर नहीं। तभी मैंने कहा कि यह अनायास लेख नहीं है, ऐसा नहीं कि किसी और ने चाहा और लिख दिया, काफी सोच समझकर लिखा गया है। इस लेख में विवेक देबरॉय आंकड़ा देते हैं कि कई देशों के संविधान की औसत उम्र 17 साल है और यह 2023 आ गया है। 1950 के बाद 73 साल हो गए हैं भारत के संविधान को। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष भारत के इस संविधान को लेकर कितने बेसब्र और बेचैन हैं, संविधान बदलना चाहते हैं, कह रहे हैं कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पर आधारित है और यह औपनिवेशिक विरासत है। विवेक देबरॉय ने जब बेसिक स्ट्रक्चर बदलने के लिए नए संविधान की बात कही, तब आपका ध्यान कहां जाना चाहिए था? यह सवाल मैं आपसे कर रहा हूं और जवाब खुद भी दे रहा हूं। 8 अगस्त को राज्यसभा में पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि संविधान के बेसिक ढांचे को लेकर बहस हो सकती है, विवाद हो सकता है। 16 मार्च 2020 को राज्यसभा में ये सांसद के रूप में मनोनीत हुए। उसके बाद से 3.5 साल के बाद यह इनका पहला भाषण था और पहले ही भाषण में रंजन गोगोई बेसिक स्ट्रक्चर की बात उठा देते हैं कि इसकी बहस अभी खत्म नहीं हुई है, बता देते हैं, जबकि कोर्ट ने कहा है कि संसद बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकती है। यही नहीं, खुद चीफ जस्टिस के पद पर रहते हुए कई फैसलों में रंजन गोगोई 1973 के फैसले को सही मानकर उल्लेख कर चुके हैं कि संसद संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती है। अब यही बात एक हफ्ते के भीतर विवेक देबरॉय कह रहे हैं, तो यह संयोग नहीं हो सकता। रंजन गोगोई को कहे 1 हफ्ता भी नहीं हुआ कि अब विवेक देबरॉय ने लेख लिख दिया। कितना सब कुछ जुड़ा जुड़ा सा है। यह सब अनायास या रैंडम नहीं है, बल्कि मैं यही कह रहा हूं कि यह सोच भीतर भीतर पकने के बाद अब लिखित रूप में बाहर आने लगी है। ये सारे विचार हवा से नहीं आए हैं। यह दिवंगत अरुण जेटली का ब्लॉग पोस्ट है, 18 अक्टूबर 2015 का लेख। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को रद्द कर दिया था, यह कहते हुए कि यह बेसिक स्ट्रक्चर के विरुद्ध है। तब जेटली लिखते हैं कि लोकतंत्र में जो चुने नहीं गए हैं उनकी तानाशाही नहीं चलेगी। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में जो चुने नहीं गए हैं उनकी तानाशाही नहीं चलेगी। आपने देखा कि 2015 से यह विचार किस तरह से चला आ रहा है। लोकतंत्र में निर्वाचन, चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, पवित्र है, मगर वही हर बात में सर्वोपरि नहीं है। यह बात हमारे संविधान निर्माता जानते थे, तभी अलग अलग संस्थाओं और उनकी जवाबदेही की कल्पना कर रहे थे। हर बात में बहुमत की बात करने वाले वही लोग होते हैं जो किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, अपने मन के फैसले को जनता का फैसला बताकर जनता पर ही थोप देना चाहते हैं। पिछले साल संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, और ये उनके ही शब्द हैं,
कि हमारे संविधान के प्रियम्बल की शुरुआत में जो वी द पीपल लिखा है, यह सिर्फ 3 शब्द नहीं है। वी द पीपल एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास है। संविधान में लिखी यह भावना उस भारत की मूल भावना है जो दुनिया में लोकतंत्र की जननी रहा है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी रहा है। 10 महीने बाद विवेक देबरॉय लिखते हैं कि वी द पीपल के लिए पूरा केस बनता है, माहौल बन गया है कि नया संविधान अंगीकार किया जाए, स्वीकार किया जाए। क्या चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं या नए नए थीम लॉन्च किए जा रहे हैं ताकि आप फिर से इस तरह की व्यापक बहसों में उलझा दिए जाएं। इस तरह की थीम लॉन्च की जाती रही है पिछले 10 साल में ताकि बहुत सारी थ्योरी मैदान में लॉन्च हो और आप इसी में व्यस्त रहें। इससे फायदा यह होता है कि आपकी जो समस्या है, आपके जो सवाल हैं, उन्हें राजनीतिक चर्चाओं में जगह नहीं मिल पाती है। आपके सवालों पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि आप चर्चा करें, इसलिए नए नए सवालों की सप्लाई कर दी जाती है। विवेक देबरॉय ने इसी तरह का एक लेख 11 जून 2022 को लिखा जो न्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपा। इस लेख में जनाब सुझाव दे रहे हैं कि राज्यों का फिर से पुनर्गठन होना चाहिए। उनके इस लेख को फिर से पढ़िए। इसमें वे सवाल उठाते हैं कि राज्यसभा की अब जरूरत ही क्या है। आगे बढ़ने से पहले एक पुरानी खबर फिर से दिखा देता हूं। हड्डियों को सिहरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका समय बचा देता हूं। 2015 में दिवंगत अरुण जेटली ने कहा था कि क्या राज्यसभा जो निर्वाचित नहीं होती है, जिसके सदस्य चुने नहीं जाते हैं जनता के द्वारा सीधे, लोकसभा पर सवाल कर सकती है। तब जेटली वित्त मंत्री थे और राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता। मगर यहां तो विवेक देबरॉय सीधा सवाल कर रहे हैं कि क्या राज्यसभा की जरूरत है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस में विवेक देबरॉय के लेख का जो टाइटल है, उस पर शायद हर किसी का ध्यान नहीं जाता। वृंदा का चला गया। टाइटल है अनरेवलिंग द बेसिक गॉडियन नॉट। अब इसकी एक कहानी है। आप चाहें तो उस कहानी से इस टाइटल के भेद खोल सकते हैं। कहानी यह है कि 330 बीसी के आसपास सिकंदर अपनी सेना के साथ आज के तुर्की के एक शहर में पहुंचता है। वहां एक पुरानी गाड़ी का योक एक बहुत उलझी हुई गांठ से बंधा हुआ था। योक का मतलब हमारे गांव में पालो कहते हैं। अलग अलग भाषाओं में इसे अलग अलग तरीके से बोला जाता है। तो मान्यता थी कि जो कोई भी इसकी गांठ खोल देगा, एशिया पर राज करेगा। सिकंदर को पता चलता है तो पहले कोशिश करता है खोलने की, फिर तलवार से उसे काट डालता है। अनरेवलिंग द बेसिक गॉडियन नॉट, एंटी मुस्लिम डिबेट में आपको उलझाकर गॉडियन नॉट की कहानी संकेतों में बताई जा रही है ताकि आपको पता ही ना चले कि तलवार के एक झटके से कितना कुछ काट कर अलग कर दिया जाने वाला है। विवेक देबरॉय का लेख बताता है कि इस 15 अगस्त को जो उन्होंने लिखा है, उस पर वे लंबे समय से सोच रहे हैं, जबकि ये उनका विषय नहीं है, ये उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। उनका काम है आपकी आर्थिक बेरोजगारी, कम कमाई, आर्थिक चुनौतियों और संभावनाओं के बारे में प्रधानमंत्री को राय देना। जून 2022 में उनका जो लेख है, उसके एक हिस्से में वे कहते हैं कि क्या हमें नागरिकता की नई परिभाषा की जरूरत नहीं है। तो इन्हें नागरिकता की नई परिभाषा की जरूरत क्यों पड़ रही है? कितनी मजबूती से ये बातें आज के भारत में कही जा रही हैं। कोई हफ्ता नहीं गुजरता है जब किसी सड़क या लाइब्रेरी या किसी इमारत का नाम नहीं बदला जाता है। बताया जाता है कि आपको गुलामी की मानसिकता से आजादी दिलाई जा रही है। लगता है कि सड़कों के नाम बदलने वाले अब संविधान बदलने पर आ गए हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।